will discuss about Juvenile Justice Act. So before starting कि हम सेक्शंस पे डायरेक्टली जंप करें, हम पहले समझेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स और ये किस किस अदर एक्ट से रेलेवेंसी रखता है। तो जैसे कि हम ओवरव्यू लेंगे पहले, देन वी विल जंप। कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले फर्स्ट वी डिस्कस उसके फीचर्स क्या है, वो उस एक्ट क्या हुआ है, करने क्या माना हुआ है। सो ये जो एक्ट है, ये एक बच्चे को, चाइल्ड को जो एक्यूज है किसी क्राइम के लिए, उसको अकाउंटेबल रखता है कि भी हाँ उसने गलती करी है तो वो अकाउंटेबल भी है, बट हम उसको अकाउंटेबल थ्रू पनिशमेंट्स नहीं रखेंगे बट थ्रू काउंसलिंग। जैसे फॉर अब जो इंडिया का क्राइम सिस्टम है, हमारे एक्ट्स है वो किस पे फोकस करते हैं, पनिशमेंट्स देने पे फोकस नहीं करते, हमारे एक्ट्स फोकस करते हैं कि हम उस इंसान ने जिसने गलती करी है उसको एक अच्छा इंसान बना सके, उसमें कन्वर्ट कर सके, उसको गुड पर्सन और उसको रिफॉर्म कर सके, रिहैबिलिटेट कर सके, राइट। तो इस एक्ट पे भी वही फोकस है कि हमने कोई भी बच्चा है जो काउंटेबल है क्राइम, उसको काउंसलिंग से एक अच्छा इंसान बना रहा है ताकि वो अपनी गलती रियलाइज कर सके और खुद को रिफॉर्म कर सके। अभी सेक्टर में काफी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं विद टाइम। तो जो 2015 अमेंडमेंट है उसने जो नॉमेनक्लेचर था जुवेनाइल का, कि हर एक को जुवेनाइल ही कहा जा रहा था सेक्टर पहले, बट यहाँ पे अब उस चीज को चेंज कर दिया गया, उसको कहा गया है चाइल्ड एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। एक तो सिंपल बच्चा हो गया और एक दूसरा बच्चा जिसकी कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ लॉ के साथ, मींस जिसने कोई क्राइम कमिट करा है, उससे कोई गलती हुई है तो बाय लॉज अनएक्सेप्टेबल है, उसका कहा जाएगा लॉ के साथ। उसको यहाँ दो वर्ड्स में अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। और ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है इसको ऑर्फन को, ऑर्फन चाइल्ड को होते हैं, स्टैंडर्ड एंड अबेंडेड चिल्ड्रन को, इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करता है सेक्शन 2। और ये ऑल डेफिनेशंस देता है, ये क्राइम को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देता है, लाइक कि पेटी ऑफेंसेस क्या हो गए, सीरियस क्या हो गए और हीनस क्राइम्स क्या हो गए। इन तीनों को 3 टाइप्स में इसने बता देगी, 3 टाइप्स ऑफ क्राइम्स इसने बता दिया अंडर दिस एक्ट कि हाँ अगर कोई बच्चा पेटी ऑफेंस कर रहा है तो वो ये चीज है, सीरियस ये है, हीनस क्या है, कि सभी क्राइम को एक ही चीज में उसने नहीं गिना, उनको अलग अलग कन्वर्ट डिवाइड कर दिया। अब जो हीनस ऑफेंस है अगर हम देखें वो क्या होते हैं, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट जिसमें की दी जाएगी 7 इयर्स, ओके। और जो सीरियस ऑफेंस है उसमें 3 to 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, इन पेटी ऑफेंस में मैक्सिमम 3 इयर्स की। सिंपल मींस जो हीनियस ऑफेंस है वो सबसे ज्यादा पनिशमेंट हीनियस में है, फिर उससे कम आ जाती है सीरियस में और सबसे कम पेटी ऑफेंसेस में। आफ्टर दैट ये जो एक्ट है gives more clarity on the functions of the Juvenile Justice Board and Child Welfare Commission। कि यहाँ पे जो उसके फंक्शंस हैं, पहले कुछ कंफ्यूजन थी, इस अमेंडमेंट के बाद, इस एक्ट के बाद यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम ये रहेगा और चाइल्ड वेलफेयर कमीशन का काम ये रहेगा। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, वैसे इसके अंदर में भी बात की गई है अंडर सेक्शन 4, बट हम इसको फीचर्स में एक बार ओवरव्यू लेने के लिए देख लेते हैं। ये जुडिशरी बॉडी है जहाँ पे जो बच्चा है उसको लाया जाएगा जब वो डिटेन हो या अक्यूज हो किसी क्राइम का, राइट। मींस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उस बच्चे को लाया जाएगा जो कि अक्यूज हो या फिर उसने कोई क्राइम डिटेन हो, राइट। एंड ये एक्ट जो है ये सेपरेट कोर्ट है किसका, जुवेनाइल्स का। और इनको रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में नहीं लेके जाया जाएगा, कहाँ पे, रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में इनको नहीं लेके जाएगा, इनके लिए सेपरेट कोर्ट है। और ये जो बोर्ड है ये किसका, इसकी कंपोजिशन क्या है, कंप्राइज ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड 2 सोशल वर्कर्स। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड 2 सोशल वर्कर्स, और उनमें से एक जो है वुमेन होना कंपल्सरी है, राइट। एंड ऑफ वन of whom at least one should be a woman. The board is meant to be a child friendly। जो भी कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसकी जो प्रोसीडिंग्स होगी, इंक्वायरी होगी, वो जितनी पॉसिबल हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम चाइल्ड फ्रेंडली रखी जाएगी, राइट। तभी इस एक्ट का लाने का मतलब ही यही था कि हम बच्चे को रेगुलर एक क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू ना उसको देखा जाए, उसके साथ एक चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर फॉलो किया जाए ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके और उसको दिमाग पे मेंटल प्रेशर ना आए, उसको किसी भी तरह से गलत फील ना हो, वो और ज्यादा गलती करने की तरफ ना जाए। और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है वो क्या होती है,
ये स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है कमिटीज इन डिस्ट्रिक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और जो कमेटी है इसके पास पावर है टू डिस्पोज ऑफ केसेस फॉर द केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। कि ये क्या करेगी? जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है ये किस चीज पे ध्यान देगी? प्रोटेक्शन पे ध्यान देगी, केयर पे, और बच्चे के ट्रीटमेंट पे, डेवलपमेंट पे एंड रिहैबिलिटेशन पे, जो कि उसकी नीड में होंगे, इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एज वेल एज ये उनको जो बेसिक नीड्स है वो भी प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स एंड प्रोटेक्शन। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम। एक एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज सिस्टम हमें देता है जहां पे अगर किसी को अडॉप्ट करना है और बच्चा, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया, एक प्रॉपर प्रोसीजर उसने बताया, सरेंडर के रिगार्डिंग एंड अबंडेंट चिल्ड्रन के रिगार्डिंग भी। It also makes it compulsory for all child institutions, और जो भी चाइल्ड कमेटी के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो चाइल्ड केयर के लिए खुद को जो भी चाइल्ड केयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन उनके लिए मैंडेटरी है। और an important provision of the amendment act is that it provides for the minors। ये minors को क्या कह रहा है? जो भी 16 से 18 years के बीच में है, to be treated as adults। अब कोई बच्चा है जिसने क्राइम तो करा है, वो हीनियस है, बट वो 16 से 18 years के बीच में, तो भी क्या हम उसको एज अ चाइल्ड ट्रीट करेंगे? नो, he should be treated as an adult in case of only heinous crimes, not in serious or petty, only in heinous crimes। एंड ये एक्ट एक और चीज रेगुलेट करता है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का स्टेटस, राइट। और ये डिफरेंस दे रहा है, डिफरेंशिएशन बता रहा है किसके बीच में? चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, राइट। कि दो तरह के बच्चे आ गए जो भी इसके टच में आ रहे हैं, वो तो या तो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है या फिर इनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस हमें बता रहा है। अब जुवेनाइल कौन होता है? अब यहाँ पे हर एक हम करते रहेंगे जुवेनाइल जुवेनाइल, इसका मतलब भी तो कुछ होगा। पूरे एक्ट में जुवेनाइल वर्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो सो लेट्स सी हु इज अ जुवेनाइल। एज पर लॉ, a juvenile is an individual below the age of 18 years। कोई भी लड़का लड़की जो भी है below 18 years of age है, तो he should be treated as a juvenile, right? According to Indian laws, any child below the age of 7, कोई भी इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी चाइल्ड है जो 7 years से कम का है, उसको हम कन्विक्शन के लिए नहीं ला सकते अंडर एनी लॉ फॉर एनी क्राइम। और पहले लॉज में द अर्लियर लॉज डिस्टिंक्शन बिटवीन children in conflict with law and children in need of care of protection and was vague as both were termed as। अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि 2015 अमेंडमेंट से पहले इन दोनों को सेम ही ट्रीट किया जाता था, बट आफ्टर दिस इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग इन दोनों को दिए गए हैं। इन द अमेंडमेंट लॉ 2015 एक्ट, द टर्म चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ and children in need of care and protection, so that distinction is clear। 2015 से हमें पता लगता है कि ये क्या में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ पॉजिटिव बातें, अच्छी चीजें लेके आए अपने साथ क्या है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इस एक्ट पर एक्ट किया गया था ताकि दिक्कतें तो हम दूर कर सकते, राइट। और जिसके इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स बताए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मेन चीज हमें पता लगी चिल्ड्रन इन केयर एंड प्रोटेक्शन, राइट। इट मेक्स अ रजिस्ट्रेशन कि जो भी चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में, एफिशिएंसी आएगी, राइट। इट्स इसकी क्या बात है कि रिड्यूस करेंगे जो कि कौन कमिट कर रहा है, चिल्ड्रन 16 to 18 years। और ये क्या कह रहा है? बाय इंक्लूडिंग द प्रोविजंस फॉर 16 to 18 years। अब इसने जो अभी हमने आगे पहली स्लाइड में बात पढ़ी थी कि जो 16 से 18 years के बच्चे हैं, अगर वो हीनियस क्राइम कर रहे हैं तो उनको हम एज एन एडल्ट ट्रीट करेंगे, तो इससे फायदा किसका होगा? उन विक्टिम्स का जिनके साथ वो क्राइम हुआ है। वरना जो क्राइम कर रहे हैं वो तो ये लेके बेनिफिट लेके निकल जाएंगे कि वी आर जुवेनाइल और हमें प्रॉपर क्रिमिनल ट्रीटमेंट ना मिल जाए,
हमें सारे बेनिफिट्स मिले, तो वहां से क्या और हर्ट होगा, विक्टिम होगा ना। तो ये थोड़े विक्टिम के बारे में भी यहाँ पे सोचा गया है। अब जो इसके नेगेटिव्स है वो भी देख लेते हैं। Any psychological study point out the vulnerability of 16 to 18 years of age because of hormonal। अब ये जो 16 और 18 years के बीच के बच्चे होते हैं, इनकी vulnerability बहुत ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ये क्राइम भी ज्यादा कमिट इसी एज के बच्चे कर रहे हैं। Because of hormonal and physical changes, physically hormonal and physical changes because of adulthood, right? Considering offenses committed in this age as crimes and putting them in adult jail can cause further damage। अब अगर हम उनको एडल्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट, तो उनको जेल में भी तो डालेंगे ना, बिकॉज हम प्रॉपर क्रिमिनल सीआरपीसी फॉलो कर रहे हैं, उनको जेल में डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो और ज्यादा, जो जेल में कौन होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स, तो उनके टच में आएंगे, फिर वो उनका वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो बल्कि उनकी तरह ही अपने आप को बनाने लगेंगे, उनकी तरह सोचने लगेंगे, उनकी तरह करने लगेंगे, और जो फिर उनका प्रोसेस होगा रिहेबिलिटेशन वालों को हैम्पर होगा, राइट। And some opine that the treating of minors between 16 and 18 years differently। अब अगर हम उनको पहले तो हमने उनको जुवेनाइल कह दिया, राइट, कि वो चाइल्ड है, बट फिर हम उनको डिफरेंटली ट्रीट करें व्हेन द heinous crime is committed, तो वहां पे डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन होगी, तो फिर वहां पे जो उनका राइट टू इक्वालिटी है अंडर आर्टिकल 14 वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, वो वायलेट हो जाएगा। अब इंडिया ने यूएन का कन्वेंशन रेटिफाइड करा था ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1992। अकॉर्डिंग to this convention, any child below the age of 18 is to be treated like a child। कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है जो below the age of 18 years है, उसको as a child हम ट्रीट करेंगे according to this convention। बट अब इंडिया ने तो उसको 16 और 18 को अडल्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। जब कोई हीनियस क्राइम होता है तो वो ये इस जो कन्वेंशन है उसका भी ये वायलेट कर रहा है। अब एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, जब भी कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आता है, तो उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, जहाँ पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि माइनर कैन बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट और नॉट। ठीक है, वो असेसमेंट से ही डिसाइड किया जाएगा कि उसको माइनर की तरह ट्रीट करा जाए या फिर एडल्ट की तरह करा जाए। और जो ये असेसमेंट होगी इट कैन बी सब्जेक्टिव एंड नॉट एंटायरली साइंटिफिक। The argument to include 16 to 18 years old minors in special bracket was based on data। ये किसका बेस पे रहा डाटा? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एंड जो डाटा है इटसेल्फ क्वेश्चन बाय मैनी, और इस डाटा को खुद बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया गया था। और मोस्ट चिल्ड्रन who commit crimes are from the economically weaker sections of society। अब जो भी कॉम्प्लिकेटेड लॉ चिल्ड्रन है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वो वीकर सेक्शन से आते हैं, economically weaker sections are। In order to reduce the crime among children, there is a need to provide a better environment for the nurture of children who grow up in slum areas। Also, there is a need to foster a culture of open communication between parents and children among all classes। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो आईपीसी एंड सीआरपीसी है उसके इफेक्ट क्या है जुवेनाइल जस्टिस पे। So we can see here the Indian Penal Code IPC 1816 demarcates the punishment of a child on the basis of, ये एक चाइल्ड की जो एज है, अगर उसने क्राइम करा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो पनिशमेंट है वो डिमार्केट करेगी। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 ऑफ द IPC, nothing is an offense which is done by child। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था nothing is an offense जो कोई 7 साल से छोटा बच्चा कर रहा है। And Section 83 of the IPC clearly states that nothing is an offense which is done by a child who is above 7 years of age। जो 7 years से तो बड़ा है बट 12 साल से छोटा है और उसने जो सफिशिएंट मेच्योरिटी है वो अटेन नहीं करी है, और वो ये समझने में सक्षम नहीं है कि जो एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, राइट। These both sections of IPC give a better view to the view of Juvenile Justice Board। अब जो लेटेस्ट चेंजेस आई हैं 2021 के अमेंडमेंट में वो हम एक बार देख लेते हैं वो क्या है। 1 second guys। Yes, according to the amendment act
according to the Amendment Act, if a child is charged with a serious offense, the Juvenile Justice Board will conduct an investigation. And serious offenses are those for which the अब serious offenses कौन होंगे जिनके जो punishment under IPC और किसी other law में 3 to 7 years given है imprisonment, right? And according to the amendment, major offenses इस amendment के बाद जो major offenses are also include those for which the minimum sentence, जिसकी minimum sentence specified नहीं है but less than कितनी है 7 years है, and maximum sentence is greater than 7 years in prison. अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस भी हो गया है कि किस तरह के ऑफेंसेस हैं हमारे पास. अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years, जो 7 years से ज्यादा है उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कह देंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस कह देंगे, नॉन बेलेबल इन नेचर हो जाएगा वो. एंड ऑल्सो ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3, जो 3 से 7 साल के बीच के हैं उनको नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल नेचर के हैं वो. Offenses that are punishable with imprisonment of less than 3 years shall be of non-cognizable and bailable nature. अब एक आपके रिवीजन के लिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको दोबारा कहीं और जाके देखना ना पड़े कि क्या बता रहे हैं मैम, वो क्या बता रहे हैं. जस्ट क्विक रिवीजन. कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर के इज अलाउड टू डिटेन द अक्यूज्ड विदाउट अ वारंट, जहां पे वारंट की जरूरत हमें नहीं है, विदाउट वारंट, राइट. एंड वो यहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट द मजिस्ट्रेट अप्रूवल. उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? रेप, मर्डर एंड एक्सेट्रा. इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइक असॉल्ट, चीटिंग, अब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जैसे कि असॉल्ट या चीटिंग, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर को वारंट लेने की जरूरत है, एंड ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिटेनिंग द सस्पेक्ट विदाउट अ वारंट एंड ओपनिंग एन इंक्वायरी विदाउट द मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल. मीन्स कॉग्निजेबल में तो वो शुरू कर सकते हैं इंक्वायरी और डिटेन भी कर सकते हैं, बट नॉन कॉग्निजेबल में नहीं कर सकता, वहां पे मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है. बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? बेलेबल ऑफेंस इज वन दैट अलाउज बेल एज अ राइट, जहां पे बेल इज द राइट है, बेल एज अ राइट है. एंड द अरेस्टेड अक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी रिलीज आफ्टर डिपॉजिटिंग द बेल विद द पुलिस. वो यहाँ पे पुलिस को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके बेल ले सकता है. उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? रायोटिंग एंड ब्राइबरी. नॉन बेलेबल कहाँ पे है? जहां पे वो बेल उसका एक राइट नहीं है, उसको ओनली कौन ग्रांट कर सकता है? कोर्ट्स ऑफ लॉ कैन ग्रांट इट. अब यहाँ पे डेजिग्नेटेड कोर्ट्स की बात आई है अमेंडमेंट में, अडॉप्शन प्रोसीजर की बात आई है, तो वो भी हम देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, cases involving crimes against children that carry a sentence of more than 7 years in prison will be heard. अब जिनके पास जिनको कोई सेंटेंस मिलेगा 7 years से ज्यादा, वो चिल्ड्रंस कोर्ट में सुने जाएंगे, और उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्विवेलेंट टू सेशंस कोर्ट. A judicial magistrate will preside over trials for other offences that carry sentence of less than 7 years. Judicial magistrate कौन से केसेस देखेगा? ट्रायल्स जो 7 years से कम वाले हैं. And the bill modifies this to state that the children's court shall hear cases involving all act violations. अब adoption procedure यहाँ पे बताया गया है. In accordance with the act, an adoption agency must file an application. जो भी adoption agency है वो एक application file करेगी कहाँ पे? Civil court में, to acquire an adoption order as soon as potential adoptive parents accept a child. The act states that the magistrate, including extra district magistrates, will perform this duty. ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे in order and issue all such orders in place of the court. अब अपील्स क्या रहेंगी यहाँ पे? The act provides that any person who is aggrieved by an adoption order passed by the district magistrate may file an appeal before the divisional commissioner within 30 days. कितने days में? 30 days के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है. एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के रिगार्डिंग क्या अपडेट है? अमेंडमेंट है. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट shall establish one or more, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज एस्टैब्लिश करनी है टू डील विद द चिल्ड्रन. कौन से चिल्ड्रन? जो इसकी नीड में है केयर एंड प्रोटेक्शन की. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, a person will not be able to join the CWC if कोई भी पर्सन, हर एक पर्सन अलाउड है ज्वाइन करने के लिए, बट वो तब तक अलाउड, और कौन पर्सन नहीं अलाउड होगा?
जिसके कोई पेंडिंग रिकॉर्ड हो, किसका ह्यूमन राइट्स तो या फिर उसको कोई क्वेश्चन हो या फिर उसको रिमूवल, उसको हटाया गया है, डिसमिस किया गया फ्रॉम द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राइट, या फिर इट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, और या वो किसका पार्ट है, मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। अब एडिशनल फंक्शंस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ पे अमेंडमेंट के बाद बताए गए हैं 2021 की, सुपरवाइजिंग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की, उसको जो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है डिस्ट्रिक्ट की, उसको सुपरवाइज करना है, एंड कंडक्ट अ क्वार्टरली रिव्यू, एक रिव्यू कंडक्ट करना है क्वार्टरली, जिससे वो चेक कर सके जो फंक्शनिंग है वो सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, वहां पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है या नहीं, वो उसको चेक करने के लिए रिव्यू देना होगा, क्वार्टरली कंडक्ट करना होगा। अब रिमूवल ऑफ मेंबर्स कैसे होगा इसमें, इफ अ मेंबर ऑफ द कमिटी, अगर किसी ने कंसिस्टेंटली 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स को मिस करा है विदाउट एनी गुड कॉज, या फिर उसने जो साल में 3/4 मीटिंग्स मिस करी हैं विदाउट एनी गुड कॉज, तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है आफ्टर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। मीन्स उनको एक चांस तो मिलेगा ना, इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर उसने किसी गुड कॉज के साथ मिस करा होगा देन इट विल बी ओके, अगर नहीं कोई गुड कॉज नहीं है देन ही विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज पोजीशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है जुवेनाइल जस्टिस की, वो देखते हैं। अब जो चिल्ड्रन है उसको किसी भी देश का कल कहा जाता है, जो हमारे आज के बच्चे हैं उसको देश का कल कहा जाता है, बिकॉज when they grow they help in the children's developing in the nation development. So children are viewed as the nation's most valuable resource, as the future of the nation lies in the hands of the children. जो नेशन का फ्यूचर है वो किसके हाथों में है, आज के बच्चों के हाथों में है। And जो minors हैं under the age of 18 who are accused of any criminal act are typically processed through juvenile justice system. अब देखो जो छोटे बच्चे हैं वो कल के हमारे देश का कल है ना, तो हम उनको ऐसे एक हार्डकोर क्रिमिनल वाले सिस्टम के थ्रू तो नहीं प्रोसेस कर सकते, प्रोसीजर में डाल सकते, तो इसके लिए स्पेशली हमने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बनाया है। And the juvenile justice system is very important because it gives young offenders who are less than 18 years उनको एक सेकंड लाइफ, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देता है कि वो खुद को एक ट्रांसफॉर्म कर सके, रिफॉर्म कर सके, रिहेबिलिटेट कर सके और एक बेटर फ्यूचर देख सके, अपनी गलती सुधार के। In addition to preserving public safety, the fundamental objectives of the juvenile justice system include क्या इसकी fundamentals क्या है, successful reintegration of adolescents into society and development of skills, habilitation and rehabilitation, कि उसकी सक्सेसफुल रीइंटीग्रेशन, वो दोबारा से सोसाइटी में अपने आप को मिक्सअप कर सके, ठीक है, और उसकी स्किल्स डेवलप हो जाए, रिहेबिलिटेट कर सके, इसके फंडामेंटल। तो अब हमने बेसिक समझ लिया, तो हम सेक्शंस की तरफ चलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 2 बाय सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है कि जब भी कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आता है तो हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उसको अज्यूम करके चलेंगे, उसको प्रिजम्पशन रखेंगे, राइट। तो वो प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, सबसे पहले आता है सब क्लॉज 1 में प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मींस हमने कोई भी चाइल्ड, हमने यही, एंड फिर हमने सेकंड प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, मींस all human beings shall be treated with equal dignity and rights. After that, principle of participation means हर एक child को right है कि वो अपनी proceeding में participate कर सके, heard कर सके, और उसको जो भी उसके interest को affect कर रही है। After that, कि principle of best interest, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे चाइल्ड के रिगार्डिंग वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट पे होंगे, एंड बेस्ड ऑन द प्राइमरी कंसिडरेशन, प्राइमरी कंसिडरेशन दी जाएगी that they are in the best interest of the child and help the child to develop full potential. मीन्स हमने कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा इस के अंदर, उसका ध्यान यही होना चाहिए कि बच्चा एक रिफॉर्म कर सके और उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है, और इस डिसीजन के थ्रू वो अपने जो पोटेंशियल है उसको डेवलप कर सके। एंड प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर एंड नर्चर ऑफ द चाइल्ड, उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो तो बायोलॉजिकल फैमिली की ही रहेगी। अब अगर वो कोई इन केस वो सही नहीं है या फिर उसको हम नहीं दे सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन सेकंड के साथ है फॉस्टर होम, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन होम्स है उनकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, ऑल मेजर्स
shall be taken to ensure that the child is safe. जो भी मेजर्स हम ले रहे हैं उसमें एक चीज इंश्योरिटी होनी चाहिए कि जो बच्चा है वो सेम है और सेफ है, उसको किसी भी तरह का हार्म नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का अब्यूज नहीं है, कोई भी मॉल ट्रीटमेंट नहीं है, और वो उसको बिल्कुल केयर एंड प्रोटेक्शन से रखा गया है. एंड सेवेंथ वी हैव पॉजिटिव मेजर्स. ऑल रिसोर्सेज आर टू बी मोबिलाइज्ड. हमने सभी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी फॉर प्रोमोटिंग. हमने क्या प्रमोट करना है? वेलबींग, facilitating development of identity and providing inclusive and enabling environment. हमने क्या रिड्यूस करनी है? वल्नरेबिलिटीज रिड्यूस करनी है ताकि बच्चा खुद को ग्रो कर सके और दोबारा गलत चीज में जो भी उसने क्राइम करा है उसमें दोबारा ना बढ़ जाए. एट्थ वी हैव प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेटिक्स. एडवर्सरियल और एक्यूजेटरी वर्ड्स, कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं यूज किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस विच आर रिलेटिंग टू अ चाइल्ड. Ninth, we have principle of non-waiver of rights. No waiver of any of the right of the child is permissible or valid, whether sought by the child or person acting on behalf of the child, on board or a committee, and any non-exercise of a fundamental right shall not amount to waiver. Tenth, we have principle of equality and non-discrimination. Means वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की non-discrimination नहीं होगी based on caste, ethnicity, place of birth, डिसेबिलिटी एंड इक्वल एक्सेस मिलेगा अपॉर्चुनिटी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हर एक बच्चे को, टू एवरी चाइल्ड. 11th we have principle of right to privacy and confidentiality. Means every child have the right to protection. उसको प्रोटेक्शन का तो राइट है ही, बट साथ साथ उसको उसकी प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करने का भी राइट है जो भी जुडिशियल प्रोसेस में हो रही है. On 12th we have principle of institutionalization as a measure of last resort. A child shall be placed in institutional care. कि बच्चे को एक institutional care में रखा जाएगा as a step of last resort. After जब अगर उसके biological parents नहीं available या उनको हम नहीं दे सकते तो एक institutional care में उसको रखा जाएगा as a last resort after making a reasonable inquiry. Principle of repatriation and restoration. Every child in the juvenile system shall have the right to be reunited with his family at the early, जितना जल्दी हो सके, and to be restored to the same, और उसको दोबारा से उसकी जो पुरानी लाइफ है उसमें उसको रिस्टोर किया जा सके to the same economic and cultural status that he was in, जो उसमें जिसमें वो था पहले, before coming under the purview of this act. And last we have principle of fresh start. All past records of any child under the juvenile system should be erased. कि जो भी उसका अगर कोई चाइल्ड लॉ है तो उसका जो भी रिकॉर्ड है, जब वो सब कुछ क्लियर हो गया, वो रिफॉर्म कर गया है बच्चा, केस खत्म हो गया, तो उसके जो रिकॉर्ड्स है उसको इरेज कर दिया जाएगा एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन. Measures for dealing with children in conflict with law without restoring the judicial proceeding shall be promoted unless it is in the best interest of the child or society as a whole. And next we have principle of natural justice. Means fairness रखनी है, हर एक की बात सुननी है, right to fair hearing, rule against bias and right to review. ये होने चाहिए जो भी proceedings जब हम चलाएंगे. Next in chapter 3 we have juvenile justice board. अब जुवेनाइल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उसका कोई बोर्ड भी तो होगा ना कि अगर कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है या नहीं है तो कहाँ पे वो चीज उसकी सुनवाई होगी, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगी. तो यहाँ पे वो देखते हैं कि वो चीज होती क्या है, कौन उसके मेंबर्स हैं, कैसे रहते हैं. जो स्टेट गवर्नमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से ज्यादा जुवेनाइल जज बोर्ड्स हैं, वो उसको एस्टैब्लिश करेगी और वो कौन सी पावर एक्सरसाइज करेगी, इस फंक्शन relating to the children in conflict with law under this act. Means इसको कौन फॉर्म करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. और ये जो बोर्ड होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हर एक डिस्ट्रिक्ट का, उसमें कौन कौन होगा? एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास, नॉट बीइंग अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. ठीक है, और फिर इसमें कौन होगा? उनके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? एटलीस्ट 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. एटलीस्ट 3 years का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 सोशल वर्कर्स रहेंगे जो उनको सिलेक्शन उनकी की जाएगी प्रॉपर मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब होगा बाय एक्ट, और उनमें से एक जो होगी वुमेन होनी चाहिए. फॉर्मिंग अ बेंच. ठीक है, ये इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी जज बोर्ड की.
और जो भी सोशल वर्कर हैं उनको अपॉइंट किया जाए अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द बोर्ड, एंड जो और उनकी एक्टिविटीज में रहने चाहिए, वो तो हेल्थ सेक्टर में हो, हेल्थ में, एजुकेशन में या वेलफेयर एक्टिविटीज में, जिस जो किसी रिलेटेड हो चिल्ड्रन से हो, और एटलीस्ट 7 years का उनको इस चीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल ऑफ द डिग्री, या तो उनके पास डिग्री हो किसी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्री या फिर सोशियोलॉजी और लॉ में। और कोई भी पर्सन है shall be eligible for person for a as a member of the board if he has, अगर किसी का पास रिकॉर्ड है वायलेशन का, कौन सा, ह्यूमन राइट्स का या फिर चाइल्ड राइट्स का, उसको उसका बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, या फिर उनको कन्विक्शन हुई है इन्वॉल्व इस ऑफेंस में जो कि मॉरल टर्पिट्यूड को इन्वॉल्व करता है, राइट। एंड थर्डली, अगर उनको रिमूव किया गया, डिसमिसल हुआ है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर वो किसी इस तरह के काम इन्वॉल्व है जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड लेबर का काम हो रहा है, तो या फिर अदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इमोरल एक्ट। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है शैल इंश्योर दैट इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, की हर एक मेंबर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट्स को भी ट्रेनिंग मिले कि उनको चिल्ड्रन के साथ कैसे डील करना है, ऑफ द बोर्ड ऑन केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, लीगल प्रोविजन, जस्टिस फॉर चिल्ड्रन एज मे बी प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। उनकी जब अपॉइंटमेंट होगी जे बोर्ड में किसी भी पर्सन की, चाहे वो मजिस्ट्रेट है या फिर वो सोशल वर्कर्स है, विद इन 60 days के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट डेट से उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, जहाँ पे उनको चाइल्ड केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में, लीगल प्रोविजन के बारे में बताया जाएगा। जो टर्म ऑफ ऑफिस है इनका वो कितना रहेगा, तो भी the term of office of the members of the board and the manner in such manner may resign shall be may be as may be prescribed. The appointment of any member of the board except the principal magistrate may be terminated after holding, जो भी अगर अपॉइंटमेंट है उसको टर्मिनेट may be terminated after holding an inquiry by the state government, तो अब टर्मिनेट कर जा सकती है he has been found guilty of misuse of power, अगर उसने अपने पावर का मिसयूज करा है, या फिर वो किसी प्रोसीडिंग को अटेंड करने में फेल रहा है कॉन्जिक्यूटिवली 3 meetings विदाउट एनी वैलिड रीजन, विदाउट एनी गुड कॉज, या फिर उसने 3-4 जो ईयरली मीटिंग्स है उसको मिस करा है विदाउट एनी गुड कॉज, या फिर वो इनएलिजिबल बन हो जाता है अंडर सबसेक्शन 4, राइट। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 5, फेयर एंड इंक्वायरी। Where an inquiry has been initiated in respect of any child under this act, जहाँ पे कोई इंक्वायरी स्टार्ट होती है किसी इस एक्ट के अंदर किसी चाइल्ड के लिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंक्वायरी, उस इंक्वायरी के कोर्स के दौरान द चाइल्ड कंप्लीट, अगर वो बच्चा जो है वो उसने 18 years कंप्लीट कर लिए, तो फिर बोर्ड डिसाइड करेगी क्या उसको हम ऐसा ऑर्डर पास करेगी उसको या तो चाइल्ड की तरह इसको ट्रीट करा जाए या फिर क्या करा जाए, वो फिर बोर्ड अपने आप डिसाइड करेगी। मीन्स यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो बच्चे ने अगर ड्यूरिंग द इंक्वायरी 18 years कंप्लीट कर लिए, तो देन उसके साथ क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्ट में, द इंक्वायरी में बी continued by the board and orders may pass in respect of such person as if such person has continued to be a child। अब सेक्शन जो 6 है वो क्या कहता है, हमारे सेक्शन 6, any person who has completed 18 years of age, जिसने 18 years of age को कंप्लीट कर लिया, वो जुवेनाइल तो रहा नहीं, राइट, बट उसने जो कमेंट क्राइम कमिट करा है उसने तब करा जब 18 years का था, है ना, उससे या कम था। such person shall, subject to provision of this act, provision of this section, be treated as a child during the process of inquiry, right। The person referred to in subsection 1 is not released, इसको बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा, by the board shall be placed in a place of safety during the process of inquiry, right। अब सेक्शन 7 क्या कह रहा है, सेक्शन बताता है कि अगर जो बोर्ड है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो उसके मीटिंग्स के बारे में, उसके मेंबर्स के बारे में कुछ प्रोसीजर बता रहा है। जैसे 5 ने बताया कि कोई जी पर्सन है वो 18 years का है नहीं है, 16 ने बताया कि अगर वो 18 years से कम का था तो उसके साथ क्या डील करेगा। अब सेक्शन 7 बताएगा कि जो बोर्ड है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। द बोर्ड शैल मीट at such times and observe such rules in regard to the transaction of business at its meeting
as may be prescribed and shall ensure that all procedures जो भी procedures रहेंगे बोर्ड के वो child friendly होने चाहिए and that the venue is not intimidating to the child. जो venue है वो intimidating नहीं होना चाहिए, वो does not regular courts की तरह resemblance भी उसकी नहीं होनी चाहिए. A child in conflict with law may be produced before an individual member of the board when the board is not sitting. वो कोई अगर proper board की sitting नहीं हो रही है, नहीं available, तो single member के सामने भी उसको produce किया जा सकता है. A board may act notwithstanding the absence of any member of the board and no order be passed by the board shall be invalid by the reason only of the absence of any member during the. अगर कोई member absent है और बाकी members ने order pass कर दिया तो उस order की validity proper रहेगी, उसको invalid नहीं कहा जा सकता कि हाँ वो एक member absent था, right? Next we have section 8. Section 8 कहता है कि बताता है कि जो बोर्ड है उसकी क्या पावर्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके बारे में बताता है. द बोर्ड कंस्टिट्यूट फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट शैल हैव द पावर. जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए बोर्ड फॉर्म हुआ है उसके पास पावर है टू डील exclusively with the proceedings under this act relating to children in conflict with law in the area of उस एरिया की जो jurisdiction में एरिया आ रहा है बोर्ड के उसमें वो डील कर सकता है, exclusively अपने पावर्स को परफॉर्म कर सकता है. The powers conferred on the board by this act may also be exercised by High Court and the Children's Court, right? कि High Court भी power exercise कर सकता है, Children's Court भी exercise कर सकता है when the proceedings come before them, जब उनके सामने proceedings जाएंगे under Section 19 और an appeal, revision or otherwise. अब इसकी functions है वो देखते हैं क्या है. सबसे पहले ensure करता है ensure the informed participation of the children, of the child and the parent or the guardian in every step. जब भी प्रोसेस चलेगा इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेशन हो उस बच्चे की या उसके पेरेंट्स या उसके गार्डियन की इन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस. सेकेंडली क्या इंश्योर करता है, इंश्योरिंग द चाइल्ड्स राइट, जो बच्चे के राइट है वो प्रोटेक्टेड है थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट, और उसको प्रॉपर इंक्वायरी एंड आफ्टर केयर और रिहैबिलिटेशन पे ध्यान दिया जाता है. और थर्डली इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड की उसको अवेलेबिलिटी मिले for the child throughout the legal services institutions. Wherever necessary, जहाँ पे भी जरूरत महसूस होती है, the board shall provide an interpreter or translator having such qualification, experience, and on payment of such fees as may be prescribed to the child if he fails to understand the language. अब कहीं पे जो पर्सन है, जो बच्चा है या बच्चे के पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में लैंग्वेज यूज हो रही है बेसिकली हिंदी और इंग्लिश, वो समझने में इनकेपेबल है, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर को अपॉइंट किया जाएगा. उसके पास हो. अब नेक्स्ट वो डायरेक्ट करता है प्रोबेशन ऑफिसर को इन केस ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल. डायरेक्ट करता है प्रोबेशन ऑफिसर को, अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है उसको डायरेक्ट करेगा या फिर सोशल वर्कर को डायरेक्ट करेगा टू अंडरटेक क्या करने के लिए, सोशल इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस एंड सबमिट अ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. पहले तो वो कहता है कि प्रोबेशन ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन करे, बट इन केस ही इज नॉट अवेलेबल तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को सोशल वर्कर को कहेगा कि आप एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो, उसकी रिपोर्ट सबमिट करो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. 15 डेज के पीरियड में उसको वो रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कौन सी डेट से जब फर्स्ट टाइम बच्चे को प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द बोर्ड, राइट. एंड नेक्स्ट adjudicate the dispose of case of children conflict with law in accordance to the process of inquiry in specified in section 14. Next, transferring to the committee matters concerning the child alleged to be conflict with laws. तो जो matters है वो transfer कर रहा है committee को जो कि child किसकी need में है, in need of care and protection किसी भी stage पे. Next, वो dispose of the matter and passing the final order that includes an individual care. वहाँ पे individual care भी include होगी and plans, उसका plans होंगे child की rehabilitation से related होंगे, including follow up by the follow up कौन देता रहेगा उस child के probation officer देता रहेगा किसको, जज बोर्ड को, या फिर जो child district child protection unit है वो, या फिर NGO जो भी रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंगली वो उस बच्चे का जो फॉलो अप रिपोर्ट है वो देता रहेगा.
और वो क्या क्या उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कंडक्टिंग इंक्वायरी और डिक्लेयरिंग फिट पर्सन, वो की कौन फिट पर्सन रहेगा वो चीज करने के लिए, रिगार्डिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। नेक्स्ट, कंडक्टिंग एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन विजिट एवरी मंथ, कि वो हर एटलीस्ट एक मंथ में एक बार इंस्पेक्शन करे जहाँ पे वो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हैं उन चिल्ड्रन की जो कि कॉन्फ्लिक्ट में किसके साथ है, लॉ के साथ है, और रिकमेंड करे एक्शन जहाँ पे उसकी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करा जा सके। और क्या करेगा, ऑर्डर द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि उसको रजिस्टर करे। एंड नेक्स्ट, ऑर्डर करता है पुलिस को टू ऑफर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड जो कि किसकी नीड में है, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट, कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ जेल्स की रेगुलर इंस्पेक्शन हो, ताकि मेंट फॉर एडल्ट्स टू चेक इफ एनी चाइल्ड इज लॉस्ट, देखने के लिए कभी कोई चाइल्ड तो नहीं जेल में स्टक है लॉस्ट है, एंड टेक इमीडिएट मेजर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ सच चाइल्ड टू ऑब्जर्वेशन होम्स। अगर ऐसा कोई चाइल्ड वहां पे स्टक है, लॉस्ट है, तो उसको इमीडिएटली ऑब्जर्वेशन होम पे भेजा जाए, या फिर ऑल एनी अदर फंक्शन एज वी प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट, सेक्शन 9 में यहाँ पे बताया गया प्रोसीजर टू बी फॉलोड, जो प्रोसीजर को कौन फॉलो करेगा, मैजिस्ट्रेट, और जिसके पास ये परफॉर्म करने की एम्पावरमेंट नहीं है। व्हेन अ मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे उनके पास ये बोर्ड की जो पावर्स है एक्सरसाइज करने की नहीं है राइट्स, तो वो क्या करेंगे, इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पर्सन, अगर उस समय ऐसा केस आ गया कि वो बच्चा है, तो वो क्या करेंगे, is of opinion that the person alleged to have committed the offense and brought before him is a child, he shall without any delay वो record करेंगे अपना opinion and child को forward करेंगे उस case को immediately with record of such proceeding to the board having jurisdiction। अब किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा केस जाता है जहाँ पे क्राइम कमिट करा हो किसी बच्चे ने करा, तो मजिस्ट्रेट की फिर क्या ड्यूटी रहेगी कि उसको विदाउट एनी डिले उनका जो ओपिनियन है वो रिकॉर्ड करना, चाइल्ड उस केस को फॉरवर्ड करना है उस बोर्ड के पास जिनके पास प्रॉपर जुरिसडिक्शन और वो पावर्स को एक्सरसाइज करने की राइट है। और नेक्स्ट, and if the court finds that a person has committed an offense was a child, देखते हैं कोर्ट की जिस डेट को उसने वो क्राइम करा है वो उस टाइम वो चाइल्ड था, it shall forward the child to the board for passing appropriate orders and sentences. Any passed by the court shall be deemed to have no effect. Next, in chapter 4, we have ये बता रहा है कि जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आते हैं उनमें से क्या चीजें शुरू होंगी। अब सेक्शन 10 सबसे पहले बता रहे हैं जैसे ही बच्चा पास आता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है, उस बच्चे को किसके पास भेजा जाएगा, जो जो भेजा जाएगा क्योंकि बच्चे को प्रोड्यूस करें फॉर द कोर्ट विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, उसको बच्चे उस बच्चे को जिस रिपोर्ट को हमने प्रोड्यूस करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, और 24 आवर्स में जो टाइम ऑफ जर्नी है वो रिमूव किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है shall make rules consistent with this act to provide for persons through whom, including registered voluntary or non-government organization or non-governmental organization, any child to be conflict with law may be produced before the board. And it provide the manner in which the child alleged to be in conflict with law may be sent to an observation. किस manner में उसको भेजा जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा उसका, कहाँ भेजने का, ऑब्जर्वेशन होम में या फिर एक प्लेस ऑफ सेफ्टी में, वो बताएगा। नेक्स्ट, जो पर्सन को हम उसका चार्ज दे रहे हैं कि हम जब आपको उसका ध्यान रखना है तो उसकी क्या रोल रहेगा वो ये हमें बताता है। एनी पर्सन इन whose charge a child in conflict with law is placed shall while the order is force have responsibility of the said child, उसको उस बच्चे की रिस्पांसिबिलिटी दी जाएगी ऐसे द सेड पर्सन वाज द चाइल्ड, जैसे कि उसका पेरेंट हो या फिर उसका गार्डियन हो, रिस्पांसिबल फॉर द चाइल्ड्स मेंटेनेंस, चाइल्ड की मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पांसिबल होगा। Provided that the child shall continue in such person's charge for the periods जो भी
बोर्ड के द्वारा, बोर्ड के थ्रू पीरियड स्टेट क्या पीरियड बताया जाएगा, उस पीरियड तक वो बच्चे का ध्यान रखेगा, मेंटेनेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट, अब बेल प्रोसीजर क्या है कि हाँ अगर कोई बच्चा इस कॉन्फ्लिक्ट लॉ में आता है तो उसके लिए बेल प्रोसीजर क्या है। When any person who is apparently a child and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offense is apprehended, उसको पकड़ा गया, डिटेन किया गया by the police or appears or brought before the board, such person shall not withstanding anything contained in the CrPC 1973 or in the any other law for the time being be released, उसको रिलीज किया जाएगा on bail with or without surety और ठीक है, or under the supervision of a probation officer or under the care of any fit person, means उसको bail दी जाएगी with or without any surety. And when such person having been apprehended is not released on bail, अगर वो bail पे नहीं रिलीज किया गया तो फिर क्या होगा, अगेन some cases हम उनको नहीं रिलीज कर सकते, then by the officer in charge of the police station, such officer shall cause the person to be kept only, फिर वो क्या करेगा, उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में रखेगा in such manner as may be prescribed until the person can be brought before it, जब तक उसको बोर्ड के सामने नहीं प्रोड्यूस किया गया तब तक उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखेगा। पुलिस ऑफिसर की जो इंचार्ज है उनकी वो रोल रहेगा, उसकी वो ड्यूटी रहेगी, क्योंकि बच्चे को आप जेल में या पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। When such person is not released on bail under subsection 1 at the board, it shall make an order, फिर वहां पे ऑर्डर आएगा to send the child to an observation home or a place of safety as the case may be, ठीक है। और when a child in conflict with law is unable to fulfill, जब वो बेल की जो कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है within 7 days of the bail order, तब such child shall be produced before the board, फिर से उसको प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि जो बेल की कंडीशन है उसमें मॉडिफिकेशन ला सके एंड फिर उसको बेल मिल सके। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 13। अब अगर कोई बच्चा आया है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में तो उसके बारे में हम किसको बताएंगे, उसके पेरेंट्स को या गार्डियन को, तो उसमें कैसे बताएंगे वो जरूरी है या नहीं है, यहाँ पे वो जो सेक्शन 13 हमारा बता, where a child is alleged to be in conflict with law is apprehended, the officer designated as a child police officer or the police station or the special police station is such child is brought as soon as possible, जब जितने जल्दी पॉसिबल हो सके इन्फॉर्म करे उस चाइल्ड के पेरेंट्स को, बच्चों को जिनका वो है, ठीक है, इफ दे कैन बी फाउंड एंड डायरेक्ट देम टू बी प्रेजेंट एट द बोर्ड, और उनको बोले कि आप बोर्ड के सामने आइए जहाँ पे बच्चे को प्रोड्यूस किया जाएगा। The probation officer or if no probation officer is available नहीं है तो वहाँ पे कौन करेगा फिर काम, child welfare officer for preparation and submission within 2 weeks the board a social investigation report containing information regarding the antecedents and family background of the child, वहाँ पे रिपोर्ट बनाएगा कि फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, चाइल्ड का क्या बैकग्राउंड है, of the child and other material जो भी important circumstances likely to be of assistance to the board of making the inquiry. Where a child is released on bail, the probation officer of the child welfare shall be informed by the board. अगर बच्चे को बेल पर छोड़ दिया गया तो उसके जो प्रोबेशन ऑफिसर था या CWC है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 14 में कहता है कि जब अगर बच्चा कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उसकी इंक्वायरी कैसे कंडक्ट होगी, रिगार्डिंग इंक्वायरी के बारे में बात करने वाला है। Where a child alleged in conflict with law produced board inquiry बिठाएगा in relation to such child जो section 17 18 से डील करता है, the inquiry under this section shall be completed within 6 months, 4 months के period के अंदर inquiry from the data of this board unless the period is extended for the board having regard to the circumstances of and अगर वो inquiry में a preliminary assessment in case of previous time वहाँ पे माइंड है उसकी उसको असेस किया जाता है कि पर्टिकुलर
जो भी चीज रहेगी प्रिलिमिनरी असेसमेंट में देखा जाएगा. In case of serious crime, the board will appear in the date of first production. If inquiry by the board, inquiry by time, even after the period, CD shall stand terminated, right? Terminate is next, the board shall take following steps to ensure a fair and speedy trial. कि बोर्ड का दूसरा काम है कि फाइल का fair और speedy रहे, right? So at the time of initiating the inquiry, the board shall know I thought भी सबसे पहले देखेंगे कि फाइल के साथ कोई इंटरव्यू by any other person, ठीक है, उसमें कोई भी लॉयर भी हो सकता है. And take practice in case of treatment of the so in case of treatment वो follow किया जाए. In all cases under the act, proceedings shall be conducted. जो भी proceedings होंगे वो simple manner as possible and care shall be taken to ensure the child की care सबसे पहले important है मेरा हमें against whom the proceeding have been instituted और जो proceeding होगी child friendly atmosphere में होगी. Every child brought before the board shall be given the opportunity. हर एक बच्चे को किसका opportunity मिलेगी of being heard and participate in the inquiry. अब cases of petty offences, कोई petty offences है हमारे shall be disposed of by the board through summary proceeding के through उसको dispose किया जा सकता है as prescribed in the CrPC 1973. अब in case of serious offences shall be disposed by the board following the procedure. वहाँ पे follow अगर serious offences है तो वहाँ पे follow करके for trial in common cases ऐसे CrPC बताया तब उसको dispose किया जा सकता है. अब inquiry heinous crimes पे कैसे रहेगी for child below the age of 16 years as on the date of the commission of the crime shall be disposed by the board under clause E, and child above the age of 16 years as on the date of the commission of offense shall be dealt with in the manner prescribed under section 15. नेक्स्ट, अब प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या है हीनस ऑफेंसेस में, राइट? हीनस ऑफेंसेस में स्टार्टिंग में पढ़ा था सजा कितनी है, मैक्सिमम 7 इयर्स, राइट? यहाँ पे हमें वो देखने की इसकी ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या है. इन केस ऑफ in case of a heinous offense alleged to have been committed by a child who has completed or is of the age of 3 years, कोई हीनस क्राइम हुआ है जिसमें 16 years कंप्लीट करने ईयर्स से ज्यादा है, तो बोर्ड शैल conduct a preliminary assessment with regard to preliminary mental and physical capacity कि क्या वो क्राइम कमिट कर सकता है और उसकी एबिलिटी को समझा जाएगा कि वो समझता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस जो उसने वो एक्ट करा है, ये है ऑफेंस किया है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, और फिर देखा जाएगा कि जो सर्कमस्टेंसेस थे उसने किस तरह के माहौल में जो क्राइम है वो कमिट करा है, इन सबको देखा जाएगा. इन सबको देख उसकी जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है वो करेंगे. और ये बनाने के लिए कौन होते हैं, बनाने के लिए एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट, साइकोसोशल वर्कर या फिर where the board is satisfied on the assessment of the matter disposed by the board, and the board should follow the procedure as per the case law and right. अब रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, कहीं पे अगर केसेस कंप्लीट नहीं डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो ये पेंडेंसी है, इसको रिव्यू करने के बारे में सेक्शन 16 बता रहा है. The chief judicial magistrate or the chief metropolitan magistrate shall review pendency of cases of the board. बोर्ड के पास कितनी केसेस पेंडिंग है 3 मंथ्स में देखा जाएगा, every 3 months, and shall tell the board. अब बोर्ड को क्या करेंगे कि अगर ज्यादा पेंडिंग केसेस की जो फ्रीक्वेंसी है सेटिंग्स की वो बढ़ाओ, रेकमेंड करेगा कि या तो आप एडिशनल बोर्ड को सेटअप करें. The number of cases pending before the board, duration of such pendency, nature of pendency and reason thereof shall be reviewed. जो भी पेंडेंसी है वो तो हमने पता है कि 3 मंथ्स में देख रहा है, बट इन एवरी 6 मंथ्स देखेंगे किस तरह
केसेस पेंडिंग है उनके बारे में रिव्यू देगा, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी रीजन क्या है, उन सबको भी जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो करेंगे। यहाँ पे 6 months by high level of the executive chairperson of the state legal service authority. Next, the information of such pendency shall be furnished. जो उसकी information है उसको furnish किया जाएगा to the chief magistrate or the chief metropolitan magistrate and the district magistrate on a quarterly basis in such forms as may be prescribed by the state government. Next, under section 17, the orders there is regarding not found है इसके to be in conflict with law. Where a board is satisfied on inquiry that the child brought before it has not committed any offense to the court offense, then not doing anything contrary to the law, right? Next, अगर जहाँ पे बच्चा found to be child found to be in conflict with law, तो वहाँ पे बोर्ड क्या देखेगा? Where a board is satisfied on inquiry that a child irrespective of age has committed a petty offense, serious offense, or child below the age of committed a heinous offense, then based on the nature of the offense specified, need for supervision or intervention circumstances brought out in special investigation and report and pass conduct of the person as the board may think fit, right? And फिर वो क्या allow करेगा बच्चे को allow the child to go home after advice by following appropriate inquiry and counseling to such child. और उसके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग दी जाएगी और उसके पेरेंट्स को भी गाइडेंस को भी अगर गार्डियन है तो एंड डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट। अब ये सेक्शन लगा रहा है कि अगर कोई बच्चा ऐसे कोई सीरियस ऑफेंस किया है या पेटी ऑफेंस कर रहा है या फिर कोई हीनस क्राइम वाला है बच्चा बट उसकी एज से कम है जुवेनाइल, तो वहां पे उसको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, काउंसलिंग ले सकता है एंड सेकेंडली उसको बोला जाएगा, डाइट किया जाएगा कि वो ग्रुप काउंसलिंग में और सिमिलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे एंड ऑर्डर दिया जाएगा ताकि वो बच्चा क्या परफॉर्म करे कम्युनिटी सर्विसेज अंडर द सुपरविजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन or a specific person or person or groups of persons identified by the board. And क्या order करेगा? Order the child to order the child of parents or the guardian of the child to pay fine. वो fine pay करे, ये भी order कर सकता है. Direct the child to be released on probation of good conduct and placed under the care of any parent, guardian or fit person. On such parent, guardian or fit person executing a board execute करेंगे bond with or without surety as a board may required. ठीक है? Board may require for the good behavior and child well-being for any period not exceeding 3 years is not exceed नहीं करेगा probation का period. Next instruction says direct the child to be released on probation of good conduct placed under the care. अब वहाँ पे उसके पेरेंट्स के पास गार्डियन के पास दे रहे थे उसको बट यहाँ पे under the supervision of any facility for ensuring the good behavior and child's well-being for any period not exceeding 3 years. Direct the child to be sent. यहाँ पे अपना बोला जा रहा है कि बच्चों को कहाँ पे स्पेशल होम में for such period not exceeding 3 years as it thinks fit, right? For providing reformative services. पैकेज में क्या आ सकती है? रिफॉर्मेशन आ सकती है। कैसे आएगी? By education, skill development, counseling, behavior modification, therapy, and psychiatric support during the period of stay in the special home. Of course, बच्चे में changes जो आएंगे कोई भी education से, skill development, counseling, behavior modification therapy, and psychiatric support से। और हमारा main focus है कि हमें बच्चे को reform करना है कि उसको punish करना है। If an order is passed under subclause A to G, अब अगर ऑर्डर पास हो गया तो A to G में तो फिर बोर्ड एडिशनल ऑर्डर भी पास कर देगा। वो किस लिए कि बच्चा स्कूल अटेंड कर सके, अटेंड द वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और अटेंड द थेरेप्यूटिक सेंटर एंड बच्चों किससे रोक सकते हैं? प्रोहिबिट द चाइल्ड फ्रॉम विजिटिंग फ्रीक्वेंटली और अपीयरिंग एट अ स्पेसिफिक प्लेस की बार-बार किसी जगह पे जाने से उसको रोक भी सकता है। एंड अंडरगो डी एडिक्शन प्रोग्राम, अगर एडिक्शन के में है बच्चा तो उसको डी एडिक्शन प्रोग्राम में भी डाल सकते हैं। Where the board after preliminary assessment under section 15
pass an order that there is a need for trial of the said child as an adult, then the board may order transfer the child of the trial of the case to the child. वो as an adult को मिल गया तो उसको order आने की उसका adult ट्रीट किया जाएगा तो वो फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा children's court having jurisdiction to try such offences. अब जो चिल्ड्रंस कोर्ट की हमने यहाँ पे बात करी तो उसकी पावर्स क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. Powers of children's court. After the receipt of preliminary assessment from the board under section 15, the court may decide that there is a need. क्या decide करेगा? There is a need for trial of the child as an adult as per की need है उसकी कि उसको adult में treat करा जाए as per the provision of the code provision of the CrPC 1973 and pass an appropriate order after trial subject to the provision of the section. And considering the special needs of the child, parents of the parent the child-friendly atmosphere. There is no need for trial of the child. There is no need for trial of the child as an adult and they conduct an inquiry as a board. की trial की जरूरत नहीं है वो inquiry भी conduct कर सकता है as a board and pass appropriate orders in accordance with the provision of section 88. Next, the children's court shall ensure that the final order with regard to conflict this shall include जो भी order आएगा उसमें क्या include होना चाहिए individual care plan होना चाहिए rehabilitation होना चाहिए child का उसको follow up कौन देगा probation officer the district child protection unit और social workers का follow up देगा. Next, the children's court shall ensure that the child अब children's court क्या ensure करेगा कि जो भी child is found to be in conflict with law is sent to a place of safety. उसको safety place पे भेजा जाए. He attains the age of 21 years and thereafter the person shall be transferred. उसके बाद कौन ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसको जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. Shall be transferred to a jail. The children's court shall ensure that there is a periodic follow-up. कि वहाँ पे periodic follow-up लिया जाएगा. Follow-up report every year by the probation officer or the DCP unit or a social worker as required to evaluate. अब रिपोर्ट है कि उससे क्या हमें पता लगेगा कि evaluation कर सके कि जो child है उसकी progress कैसी हो रही है या उसमें क्या गलतियां कर रहा है क्या वो अच्छाइयां कर रहा है और यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि वहाँ पे किसी तरह का कोई ill treatment नहीं हो रहा किसी भी तरीके से. Next, under section 20 we see child attained age of 21 years and yet to complete prescribed period in place of safety. यहाँ पे हम देखेंगे when child in conflict with law attains the age of 21 years. अब कोई child है ना उसने 21 years complete कर लिया 18 years से ज़्यादा था but yet to complete the term of stay, the children's court shall provide for a follow-up by the probation officer. वो probation officer को बोलेगी follow up report दो, या DCP को बोलेगी फिर social worker को या फिर खुद देखेगी as required to evaluate. वो क्या evaluate करने के लिए देखेगी if such child has undergone if the reformative changes आए हैं and if the child can be a contributing member of the society का community का contributing member बन सकता है. And for this purpose, the progress records of the child under subsection 4 and 19, along with the evaluation of relevant experts, have to be taken into consideration. After the completion of the procedure specified in the subsection 1, the children's court क्या कर सकती है decide to release the child on such conditions as it deems fit, which includes appointment of a monitoring authority for the remainder of the prescribed term of the stay. एक prescribed authority को बोले कि मॉनिटरिंग करने के लिए जितना भी कट ऑफ बचा है उसे decide that the child shall complete the remainder of his term in a jail. वो ये भी decide कर सकती तो जो उसका टाइम बचा है imprisonment का वो जेल में बिताए या फिर provided that each state government shall maintain a list of monitoring authorities and monitoring procedure as may be prescribed. Next, under section 21, we have orders that may not be passed. तो इसके लिए भी पास हो सकते हैं that may not be passed against a child in conflict with law. No child in conflict with law shall be sentenced to death. इसके against कौन सा orders नहीं pass हो सकते to death का और life imprisonment का, ठीक है, without the possibility of
release. Next, under section 22, proceeding under chapter 8 of CrPC not to apply against child. कि जो भी chapter 8 की proceedings बताई गई है CrPC 1973 में, वो child के against applicable नहीं होंगे. Next, in 23 we have no joint proceedings of child in conflict with law and person is कि कोई भी proceedings joint नहीं की जाएगी एक adult की किसी child के साथ जो भी conflict with law में होगा, right? There shall be no joint proceeding of a child unless to be in conflict with law with the person who is not a child. जो person child नहीं होगा means एक adult की और plus child की joint proceeding नहीं हो सकती. Joint proceeding not possible. Proceeding not applicable. If during the inquiry by the board or by the children's court the person alleged to be in conflict with law is found that he is not child, अगर हमें पता लगे वो child नहीं है तो उसको फिर shall not be tried along with the child. Removal of disqualification on findings of an offense. जब किसी ने कोई offense करा तो removal का offense क्या है? Notwithstanding anything contained in any other law or a child being forced, a child who has committed an offense and has been dealt with under the provisions of this act cannot suffer disqualification if any commission of an offense under such law. The board shall make an order directing the police or by the children's court to its own registry that the relevant record of conviction shall be destroyed. वो record destroy किया जाएगा after the expiry of the period of appeal as the case may be. Reasonable period may be described. Next is section 25 of special provision in respect of pending cases. Notwithstanding anything contained in this act, all proceedings will be tried in fact alleged and found to be pending before any board or court on the date of commencement of this act shall be conducted in that board as if this act had not been right. In next section 6 we have कोई बच्चा रन अवे कोई बच्चा वो ऑलरेडी nothing withstanding anything to the contrary in any way before any police officer कोई अपनी police officer पास लेगा जो भाग दिया है हम स्पेशल होम से सेफ्टी केयर से और वो बच्चे वापस वापस लाएगा या फिर उस पोजीशन से डालते अंदर से को रखा गया है तो चाइल्ड यहाँ पे सभी प्रोड्यूस before the board which passed the order उस बोर्ड में सबमिट if possible अगर तो फिर जो nearest board होगा वहाँ पे उसको चालू मिलेगा and the board shall ascertain the reasons for the reasons क्या है and how appropriate इस appropriate कहाँ से वो भागा उसके लिए पास करेगा appropriate orders to the instructions and any other similar place as the board may deem fit. और ये भी कहा गया कि provided that the board may also give additional directions regarding any special steps that may deem necessary for the best interest of the child. और कोई एडिशनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच चाइल्ड कि अगर वो भागे तो उसके खिलाफ कोई स्पेशल एडिशनल प्रोसीडिंग्स नहीं इंस्टीट्यूट होंगी. अब हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पढ़ लिया. अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या होती है हम ये भी पढ़ लेते हैं. चैप्टर 5 में है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. The state government shall by notification state government of designate notification देके कर सकती है हर स्टेट में एक या एक से ज्यादा CWC for exercising the powers and to discharge the duties conferred on such committees in relation to child in care of child in need of care and protection. तो जे बोर्ड है
बोर्ड है वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों को और जो CWC है वो केयर एंड प्रोटेक्शन. The committee shall consist of a chairperson and 4 other members. कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में उसके कितने मेंबर्स हैं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. एक तो चेयरपर्सन हो गया और 4 अदर मेंबर्स हो गया एज स्टेट गवर्नमेंट में थी जो उनको अपॉइंट करेगी और उनमें से एक वुमन होनी चाहिए. अनदर एन एक्सपर्ट ऑन द मैटर्स. एक तो 4 जो अदर मेंबर्स हैं उनमें से एक तो वुमन होनी चाहिए और एक एक्सपर्ट होना चाहिए किस मैटर में जो मैटर चिल्ड्रन से रिलेटेड हो. सॉरी. यस. सी हमने देख लिया कि एक चेयरपर्सन होगा और 4 मेंबर्स होंगे और उन चारों में से एक वुमेन होनी चाहिए और एक एक्सपर्ट होना चाहिए मैटर्स कंसर्निंग विद चिल्ड्रन. Thirdly, the child district child protection unit should provide a secretary and other staff that may be required for secretarial support to the committee for its effective functioning. कि वो उसको support के लिए secretary provide करे या फिर अगर जो need हो for effective functioning के लिए. No person shall be appointed as a member of the committee unless a person has been. कोई भी अपॉइंट तभी किया जाएगा उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए किसमें हेल्थ में एजुकेशन या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज में पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन फॉर एटलीस्ट 7 years for at least 7 years or is a practicing professional with a degree in psychology or psychiatry or law work sociology means ये चीजें अगर पर्सन ने करी हुई है तो ही वो अपॉइंट किया जाएगा अनलेस अदरवाइज नहीं. And no person shall be appointed as a member unless he has possessed such other qualifications. No person shall be appointed for more than 3 years as a member of the committee. The appointment of any member of the committee shall be terminated by the state government after making an inquiry. और अगर inquiry में he has been found guilty तो terminate हो जाएगा. जब misuse किया है तो या he has been involving non-tax has not been reversed or he has not been pardoned in respect of such offense. And या फिर he fails to attend the proceedings of the committee consecutively for 3 months without any valid reason, or if he fails to attend less than 3/4 of the sittings in a year without any good cause. या तो valid reason नहीं है उसके पास या गुड कॉज नहीं है तो उसको आफ्टर इंक्वायरी टर्मिनेट किया जा सकता है. एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम है वहाँ पे क्वार्टरली रिव्यू करेंगे जो फंक्शनिंग है सीडब्ल्यूसी का उसको. एंड द कमिटी शैल फंक्शन एज अ बेंच एंड शैल हैव द पावर्स कंफर्ड बाय द पावर टू सीआरपीसी दे रहा है ऑन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एज द केस में बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. Circumstance that PM shall be the grievances redressal authority for the child welfare committee and anyone connected with the child. They file a petition to the DM कि कोई भी child related है connected है वो DM को एक petition फाइल कर सकता है. Shall consider an appropriate orders. अब सेक्शन 28 बता रहा है जिसमें हमने पहले पढ़ा कि प्रोसीजर रिलेशन टू द जज बोर्ड. अब यहाँ पे कमेटी का जो प्रोसीजर है वो देखते हैं. अब जो कमेटी है शैल मीट at least 20 days a month and shall observe such rules and procedures with regard to the transaction of business meeting as may be prescribed. A visit to an institution visit का भी change करनी होगी child care institution by the committee to check its functioning and well-being of children. ये बच्चों का ध्यान उसकी वेलबींग देखने के लिए उसकी फंक्शन देखने के लिए वो विजिट कर सकती है. Shall be considered as a sitting of the committee as a sitting of the committee. A child in need of protection may be produced. कोई भी बच्चा जो need and care में है उसको produce किया जाएगा before any individual member of the committee for being
सामने भी उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है. In the event of any difference of opinion among the members of the committee, अब कहीं पे difference आ रहा है members के opinion में, at the time of taking a decision, the opinion of the majority, जो opinion होगा majority का वो prevail करेगा. But where there is no such majority, majority नहीं है तो वहाँ पे जो person का decision रहेगा वो prevail करेगा. Subject to the provision of Section 1, the committee may act notwithstanding the absence of any member, and no order made by the committee shall be invalid by the reason of only the absence of any member during any single proceeding. जो हमने जेजे बोर्ड में पढ़ा था कि अगर एक पर्सन एब्सेंट है तो पूरा जो ऑर्डर पास हुआ है उसको इनवैलिड नहीं माना जा सकता, वो वैलिड ही रहेगा और ये रीजन नहीं चलेगा कि एक मेंबर जो था वो एब्सेंट था. नेक्स्ट, इसकी पावर्स क्या क्या है कमेटी की वो देखते हैं. The committee shall have the authority to dispose of cases for the care, protection, treatment, development, and rehabilitation of the children in need and care of protection, as well as to provide their basic needs and protections. कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखेगी, उसके पास वो पावर है प्रोवाइड करने की. Where a committee has been constituted for any area, such committee shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but save as otherwise expressly provided in this act, have the power, क्या power है, to deal exclusively with all proceedings under this act relating to the children in need of care and protection. अब इसके functions क्या हैं कमेटी के? सबसे पहले cognizance ले सकती है, receive कर सकती है, जो कि child सामने produce किए गए हैं, taking cognizance and of and receiving the children produced before it, conducting inquiry on all issues relating to and affecting the safety and well-being of the children under this act. उसमें इंक्वायरी करनी है और देखना है उन मैटर्स को जहाँ पे चाइल्ड की जो सेफ्टी है, की वेलबींग है वो अफेक्ट हो रही है. Directing the child welfare officers or probation officers or district child protection unit or NGOs to conduct, क्या डायरेक्ट कर रही है CW ऑफिसर्स को, प्रोबेशन ऑफिसर्स को, DCP यूनिट को और NGO को, या फिर सोशल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो और एक रिपोर्ट सबमिट करो बिफोर द कमिटी. उसमें वो क्या देखेंगे कि जो बच्चे हैं उनके वेलबींग ठीक है, उनके जो भी रिक्वायरमेंट है, इम्प्रूवमेंट की नीड है, वो सबकी रिपोर्ट सबमिट करो इसको कमेटी को. And conducting inquiry for declaring fit persons for care of children in need of care, कि fit persons like कौन से person suitable रहेंगे उनके लिए inquiry conduct करो. Directing placement of child in foster care, कि बच्चे को foster care में डालने के लिए भी वो orders दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है. Ensuring care, protection, appropriate rehabilitation or restoration of child in need of care and protection, कि वो इंश्योर करेगी कि बच्चे की प्रॉपर केयर हो रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, रिहैबिलिटेशन हो रही है, उसको रिस्टोर करा जा रहा है जो भी उसकी नीड में है, और बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंडिविजुअल केयर प्लान एंड पासिंग नेसेसरी डायरेक्शंस, और पेरेंट्स को नेसेसरी डायरेक्शन दे रहे हैं और गार्डियंस को जो भी फिट फैसिलिटी है डिसरिगार्ड की बच्चे को प्रॉपर ध्यान रखो, केयर करो, रिहैबिलिटेट करो, रिस्टोर करो, इसके रिगार्डिंग. नेक्स्ट, सिलेक्टिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, वो सिलेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को फॉर प्लेसमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, रिक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बेस्ड ऑन द चाइल्ड एज, जेंडर, डिसेबिलिटी एंड नीड्स एंड कीपिंग इन माइंड द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. वो इंस्टीट्यूशंस हैं चाइल्ड केयर के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर बच्चा यहाँ पे ठीक आएगा, कि सब सारी फीमेल्स हैं या फिर डिसेबल्स हैं या कोई भी लिविंग है, उसको मेजर्स देख के उनको प्रॉपर फाइंड आउट करके सूटेबल चाइल्ड को सूटेबल इंस्टीट्यूशन में रखेगा. और ये भी ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे कैपेसिटी है, अवेलेबिलिटी है उस बच्चे की वहाँ पे जाने के लिए नहीं पे. एंड कंडक्ट करेगा एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शंस inspection visit per month of residential facilities for children. ये 2 महीने में 2 बार इंस्पेक्शन देखेगा ताकि वो देख सके कि जो प्रॉपर इम्प्रूवमेंट हो रही है वहाँ पे जो क्वालिटी सर्विस है वो कैसी है. And certified execution of surrender deed by the parents and ensuring that they are given time to reconsider the decision, as well as making all efforts to keep the family together. Ensuring that all efforts are made, जितने भी efforts लिए गए वो सिर्फ कितने लिए गए, for restoration of abandoned or lost children,
to their families. Families follow due process as may be prescribed. Declaration of orphan, abandoned, and certain child as legally free for adoption after due inquiry. इन बच्चों को legally adoption के लिए free है वो. Taking suo motu cognizance of cases, कि cognizance ले सकती है किन cases के. Reaching out to children जो किस related है in need of care and protection who are not produced before the committee, provided that such decision is taken by at least कितने नंबर्स के थ्रू लिया जाएगा. 3 members, एटलीस्ट मिनिमम 3 members होने चाहिए अगर कोई suo motu cognizance ले रही है कमेटी. And taking action किसके regarding rehabilitation of sexually abused children who are reported as children in need of care and protection. उनके rehabilitation के लिए action लिया जाएगा जो sexually abused children हैं. Dealing with cases, coordinate with the police, labor department, and other agencies involved in the care and protection of the children with support. कोऑर्डिनेशन करेंगे इसके पुलिस के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ, और ध्यान रखेंगे उन बच्चों को जो नीडिंग किसकी नीड में है, केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड में है. इन केस ऑफ कंप्लेंट ऑफ अब्यूज, अब कोई कंप्लेंट आई है किसके अब्यूज ऑफ चाइल्ड, एनी चाइल्ड के रिसीशन, द कमिटी शुड कंडक्ट, द कमिटी एक इंक्वायरी बिठाएगी और डायरेक्शंस देगी टू द पुलिस और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट, लेबर डिपार्टमेंट को, एज द केस में भी उसके रिगार्डिंग जो भी suitable actions रहेंगे उसके रिगार्डिंग उसको वो डायरेक्शंस देगी कमेटी. Accessing appropriate legal services for children and such other constitutional responsibilities as may be prescribed. So basically JJ board and CWC का simple सा almost same काम है, but CWC के ज़्यादा responsibilities हैं because children जो in need and care protection, in need of care and protection ज़्यादा है as compared to comprehensive law. तो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है. इसको प्रॉपर हर चीज पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंस्पेक्शंस करनी है, और कमिटीज की इंस्टीट्यूशंस की चाहे बच्चे नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है कि उनकी इंप्रूवमेंट हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, हर चीज को ध्यान रखना है. एंड अब जो नेक्स्ट सेक्शंस है फ्रॉम 31 वो हम अगले सेक्शन में अगले पार्ट में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर टुडे. एंड कोई अगर आपको डाउट्स है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.